डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग विभिन्न जीवधारों के अंदर श्वसन के बारे में अध्ययन किए थे। आज उसी चैप्टर के अंतर्गत मानव में श्वसन कैसे होता है उसके बारे में सीखेंगे। बच्चों, मनुष्य एक बहुकोशिकीय जंतु है और मनुष्य के अंदर पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र होता है और उस श्वसन तंत्र के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। तो मनुष्य की श्वसन क्रिया को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है बाह्य श्वसन, और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। बाह्य श्वसन यह कोशिका के बाहर होने वाली घटना है और आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर जो भोज्य पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण होता है वो आंतरिक श्वसन कहलाता है। और कोशिका के बाहर बाह्य श्वसन में जो श्वसनीय गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनको बाहरी वातावरण से कोशिका तक जाने और कोशिका से फिर बाहर आने की सभी प्रक्रियाओं को बाह्य श्वसन कहा जाता है। तो बच्चों, बाह्य श्वसन के अंतर्गत जो स्टेप्स होते हैं, पहला होता है कि श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास इसको कहा जाता है ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास के मतलब यह एक भौतिक क्रिया है। सांस अंदर ग्रहण करना और सांस को बाहर निकालना, फेफड़े में हवा को भरना और फेफड़े से हवा को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है अंतःश्वसन, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन सांस को अंदर ग्रहण करने को अंतःश्वसन कहते हैं। और उसके बाद होता है निःश्वसन। एक्सपिरेशन। यह दो घटनाएं होती हैं जिसको श्वासोच्छ्वास क्रिया में। अंतःश्वसन में श्वसन सांस को, हवा को फेफड़े में भरा जाता है और निःश्वसन में फेफड़े से हवा को बाहर निकाला जाता है। तो बच्चों, जब हम श्वसन की सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो हमारे वक्ष गुहा का जो आयतन होता है, वक्ष गुहा की पसलियां फैलती हैं बाहर की तरफ। जो नीचे डायफ्राम होता है जो आपके देह गुहा को वक्ष गुहा उदर गुहा में बांटता है, तो डायफ्राम जो है फैलता है, जिसके वजह से वक्ष गुहा के अंदर वायु दाब होता है वो बढ़ जाता है और हवा जो है बाहर से फेफड़े में भर जाती है। इस घटना को कहा जाता है अंतःश्वसन। फिर हमारी पसलियां सिकुड़ती हैं, डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ दबता है, जिसके वजह से फेफड़े का वक्ष गुहा का आयतन कम होता है और वक्ष गुहा के अंदर वायु दाब बढ़ता है, जिसके वजह से हवा फेफड़े से बाहर निकलती है। तो इसको कहा जाता है निःश्वसन या एक्सपिरेशन। ये दोनों घटनाएं, अंतःश्वसन और निःश्वसन को एक साथ मिलाकर के श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वासोच्छ्वास क्रिया में जो भाग लेते हैं पसलियां होती हैं, फिर डायफ्राम होता है। ये दोनों मिलकर के वक्ष गुहा के आयतन को घटाते बढ़ाते हैं
इसके वजह से उसके अंदर वायु दाब बढ़ता बढ़ता है और हवा जो है अंदर जाती है फिर बाहर निकलती है। अब बच्चों जो दूसरा चरण हो, दूसरा जो स्टेप होता है श्वास के बाद बाह्य शोषण में, जब हवा फेफड़े में भर जाती है उसके बाद वहां पे फेफड़े में गैसों का विनिमय होता है। यानी जो गैसें होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका विनिमय एक्सचेंज होता है। बच्चों होता क्या है, जब फेफड़े में हवा भरती है तो उस हवा में ऑक्सीजन अधिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो फेफड़े से ब्लड जो होता है, जो फेफड़े के अंदर वायु छोटे छोटे जो है कोशिकाएं होती हैं उसमें हवा भर जाती है, तो वहां जो ब्लड होता है फेफड़े में, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में चला जाता है विसरण क्रिया के द्वारा, और हवा से ऑक्सीजन विसरण के द्वारा ब्लड में चला जाता है। तो ये कहा जाता है फेफड़े में ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है। फिर जब हवा का ये गैसों का विनिमय हो जाता है उसके बाद बच्चों इनका परिवहन होता है। ऑक्सीजन अंदर चला गया ब्लड के अंदर, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन ऐसा नहीं है कि हम श्वसन चूंकि शरीर के प्रत्येक कोशिका में होता है, ऊतकों में होता है, और ऑक्सीजन पहुंचा फेफड़े तक, फेफड़े से ऑक्सीजन ब्लड में विसरण क्रिया के द्वारा मिल जाता है। अब उस ऑक्सीजन को ब्लड शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के ऊतक दरों तक पहुंचाता है। अब बच्चों जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है यह कैसे होता है इसको देखते हैं। मनुष्य के रक्त में एक पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन नाम इसको सुने होंगे। इसी के वजह से हीमोग्लोबिन, इसी के वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन बना होता है, यह बना होता है, हीम एक पिगमेंट है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ये दो मिल करके हीमोग्लोबिन बनता है। इसके वजह से, इसी के वजह से रक्त का रंग लाल होता है। तो हीम, इसमें हीम में आयरन पाया जाता है, इसी से बन करके हीमोग्लोबिन बनता है। तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन तत्व का होना जरूरी होता है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो फिर हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है, जिसके वजह से जिस एक बीमारी होती है इसको एनीमिया कहते हैं। अब बच्चों जो हीमोग्लोबिन होता है किस तरह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है, ये ऑक्सीजन को से मिल करके ऑक्सीजन को कैच करता है और ऑक्सीजन के साथ मिल करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये यौगिक बनाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूटता है ऊतक दरों में जाकर, जहां ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, यह पुनः जो है ऊतकों में जाकर ऊतक दरों में ऊतक दरों में जाने पर उसके पास जाकर के ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर जो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है।
इस तरह बच्चों 2 स्टेप में पूरा होता है ये प्रक्रिया। अब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन पुनः जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहां जाकर के ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाएगा। इस तरह जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। अब बच्चों जो चौथा चरण होता है इसका, उत्तक दरों में गैसों का विनिमय। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यू फ्लूइड्स। जो गैसें होती हैं ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन्हीं का एक्सचेंज होता है। बच्चों ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा फेफड़े में एक्सचेंज हुआ गैसों का विसरण क्रिया के द्वारा, फिर ये गैसें ब्लड के द्वारा जब कोशिका में पहुंचती है, कोशिका के पास पहुंचती है, तो उत्तक द्रव में विसरण क्रिया होती है, यानी रक्त केशिकाओं से ऑक्सीजन उत्तक द्रव में विसरण के द्वारा चला जाता है और उत्तक द्रव में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है श्वसन क्रिया के द्वारा, वहां से वह विसरण क्रिया के द्वारा रक्त में मिल जाता है। तो चौथे स्टेप में उत्तक द्रव में गैसों का विनिमय होता है, यानी उत्तक रक्त से ऑक्सीजन का विसरण उत्तक द्रव में और उत्तक द्रव से CO2 का विसरण रक्त में होता है। दो जगह एक्सचेंज हुआ, फेफड़े के अंदर, फेफड़े से वायु से ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है और ब्लड में जो CO2 उत्पन्न होता है वो वायु में चली जाती है, क्योंकि ये दोनों जगह विसरण क्रिया ही होती है। परिवहन के द्वारा ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन जब वह ऑक्सीजन युक्त ब्लड कोशिका के उत्तक द्रव के पास पहुंचता है तो रक्त से जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना हुआ टूट जाता है। जहां भी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वह तुरंत ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट के ऑक्सीजन को छोड़ देता है और वह ऑक्सीजन गैस पुनः विसरण क्रिया के द्वारा रक्त से उत्तक द्रव में चला जाता है, वहां से कोशिकाओं को मिल जाता है। और कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन क्रिया पहले से चल रही है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड विसरण क्रिया के द्वारा उत्तक द्रव से रक्त में चला। अब बच्चों जो पांचवा इसका स्टेप होता है, ये सब बाह्य श्वसन में है, यहाँ कहीं ऊर्जा नहीं उत्पन्न हो रही है। पांचवा स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों जो उत्तक द्रव से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इसका भी परिवहन ब्लड के द्वारा होता है। तो जो इसका परिवहन होता है ये होता है रक्त के प्लाज्मा के द्वारा। यही बात याद रखना है बच्चों, कहीं भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से ब्लड के प्लाज्मा के द्वारा फेफड़े तक लाया जाता है। तो प्लाज्मा के द्वारा यह जो है बाइकार्बोनेट के रूप में, ये बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के द्वारा उत्तक द्रव से फेफड़े तक लाया जाता है, अब पुनः फेफड़े में इसका एक्सचेंज हो जाता है। इस तरह बच्चों ये बाह्य श्वसन क्रिया होती है इतने चरणों में।
अध्ययन की सुविधा के लिए इसको पिछले चरणों में बताया गया। अब जो अगला स्टेप होता है आंतरिक शोषण। तो बच्चों आंतरिक शोषण और बाह्य शोषण यानी श्वासोच्छ्वास एक शब्द आता है और शोषण शब्द आता है। तो श्वासोच्छ्वास के इतने स्टेप हुए जिसमें इसमें कोई जैविक क्रिया नहीं हो रही है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं है, सिर्फ एक भौतिक क्रियाओं के द्वारा यह गैसों का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह होता है। लेकिन जो दूसरा जो भाग होता है आंतरिक श्वसन, ये श्वसन का मुख्य भाग है। इसको हम कोशिकीय श्वसन नहीं कहते, कोशिकीय श्वसन। बच्चों ये आंतरिक श्वसन में होता क्या है, ओवरऑल आप पढ़े भी थे कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से C6H12O6 सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और प्रोटीन और वसा, इन सबों का भी ऑक्सीकरण होता है और इनसे भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन मुख्यतः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जब ग्लूकोज की अनुपस्थिति में वसा या प्रोटीन का ऑक्सीकरण होगा। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ये कोशिका के अंदर होती है, एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ऑक्सीकरण होता है और उसके साथ जो है ऊर्जा निकलती है। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था ये ऊर्जा जो होती है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा एटीपी के रूप में उष्मा के रूप में निकलती है। अब इसका कुछ ऊर्जा जो है ये ऊर्जा निकलती है यह एटीपी से ये एडीपी से फास्फोरस अणु के साथ मिलकर के एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। ये क्रिया श्वसन क्रिया में इस तरह की रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो एंजाइम के द्वारा होती है। इस तरह आंतरिक श्वसन को जैव रासायनिक, इसको जो है जैव रासायनिक ऑक्सीकरण, इसको जैव रासायनिक ऑक्सीकरण कहते हैं। इस क्रिया की 3 विशेषता है। पहला अपचय, ये अपचयी क्रिया है। जो आंतरिक शोषण होता है, शोषण जो क्रिया होती है अपचयी होती है, यानी इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। दूसरा होता है यह जो उष्मा छोड़ती है, एक्सोथर्मिक कहते हैं इसको, उष्मा छेपी है, यह उष्मा छेपी क्रिया होती है। और तीसरी जो इसकी विशेषता होती है ये ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण क्रिया होती है। शोषण की 3 स्टेप, इस क्रिया की 3 मुख्य विशेषता, ये अपचयी क्रिया है, उष्मा छेपी है, ऑक्सीकरण होता है इसमें। तो बच्चों जो आंतरिक शोषण में ये जो शोषण का रासायनिक समीकरण लिखा गया है ये देखने में तो एक समीकरण है, लेकिन यह एक बहुत जटिल क्रिया है। इतनी छोटा देख रहे हैं उतना छोटा होता नहीं है, लेकिन जटिल क्रिया है ये। तो जटिल क्रिया का मतलब ये कई चरणों में पूरी होती है। इसके चरणों को हम 3 चरण में बांट सकते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसके बारे में आप पढ़े। दूसरा होता है क्रेब चक्र, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। कितने चरणों में ये क्रिया पूर्ण होती है और जिससे कंप्लीट ऊर्जा निकलती है। तो जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा इतने चरणों में पूरी होगी ये ग्लाइकोलाइसिस। इस क्रिया में यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है।
यह पहली बात यह है, कोशिका द्रव में घटित होती है, कोशिका द्रव्य में। और दूसरा इसका जो मेन चीज है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है, यानी बिना ऑक्सीजन के घटना होती है। एक तरह से कहा जाए तो यह श्वसन का अनाक्षी पार्ट है, अनाक्षी श्वसन का हिस्सा है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के एक अणु का, एक अणु ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टूटता है। लाइसिस मतलब टूटना होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के मतलब टूटना, ग्लूकोज का टूटना। इसमें पायरुविक अम्ल में या पायरुविक अम्ल, इसमें ये टूट जाता है। एक ग्लूकोज से दो अणु पायरुविक एसिड बनते हैं। बस ग्लाइकोलाइसिस में बस यही होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट करके पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, दो पायरुविक अम्ल होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का एक अणु दो पायरुविक एसिड बनता है, और उसके साथ जो है दो एटीपी निकलता है इसके साथ। यानी एक तरह से यहाँ क्या हुआ, अनॉक्सी श्वसन हुआ। बहुत आसान है, थोड़े थोड़े पार्ट इसको याद रखेंगे। और दूसरा जो होता है क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इसमें क्या होता है, क्रेब चक्र, यह जो क्रेब चक्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप पढ़े होंगे पिछली कक्षा में, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जिसे कोशिका का पावर हाउस, इसी में ऊर्जा पैदा होती है, इसीलिए इसको ऊर्जा घर कहते हैं। मेन ऊर्जा यही पैदा होती है, क्योंकि एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी बनते हैं। बच्चों यहाँ 2 ही एटीपी पैदा हुए, बाकी जो 36 एटीपी होते हैं ये श्वसन में, मेन श्वसन यही है, इसी को हम कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, जिसके अंदर मुख्य क्रेब चक्र होता है। क्रेब चक्र एक रासायनिक क्रियाओं का चक्र है, जिसमें पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर पायरुविक एसिड क्रिया करेगी, और कई क्रियाओं से चक्र से होता हुआ एक घटना होगी, इसी को हम क्रेब चक्र कहते हैं। और उसी माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम भी होता है। ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, ईटीएस को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। यह भी जो है इसी माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियों में होता है, और अंत में क्रेब चक्र के द्वारा पायरुविक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। बच्चों परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। अंतर के कुछ टॉपिक याद रखेंगे तो आसानी से दोनों को लिख सकते हैं। बहुत आसान है अंतर लिखना, एग्जाम में जब लिखा जाता है अंतर कॉपी पे, एक साइड में श्वसन, दूसरे में श्वासोच्छ्वास, बीच में एक लाइन खींच देते हैं, आप वो जानते होंगे लिखना। अब बच्चों श्वसन, अभी आपसे बताया कि श्वसन एक अपचयी ऊष्मा अवक्षेपी क्रिया होती है, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, तब वही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो श्वसन में ये क्या है, यह अपचयी क्रिया है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। जिसको अपचयी कहा है। जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रद्द करता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह एक भौतिक क्रिया होती है। यह जो होती है श्वासोच्छ्वास, यह भौतिक प्रक्रिया है।
यानी सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है, यानी हम सांस लेने में सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इसका परिक्षेपण होता है। बस दो ही क्रिया है जो अलग अलग चरणों में पूरी होती है। तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, कोई जैविक क्रिया नहीं, सिर्फ भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें CO2 का परिक्षेपण और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण होता है। दूसरा जो टॉपिक है बच्चों, जो श्वसन क्रिया होती है, इसमें एंजाइम यानी कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया कोशिका के अंदर घटती है, बहुत आसान है याद रखना। और जो श्वास होता है यह कोशिका के बाहर होता है, यानी कोशिका से कुछ इसका जो है घटना से नहीं लेना देना, ये कोशिका के बाहर होने वाली घटना है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इस घटना में एक कोशिका के बाहर है, सिर्फ श्वसनीय गैसों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण और उसका एक्सचेंज और अंदर ग्रहण करना, बाहर छोड़ना, यही क्रियाएं श्वास में होती है। बच्चों अगला जो टॉपिक होता है कि इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। बहुत आसान है, इसको याद रखना। नहीं होती, यानी इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होगी श्वसन के अंदर, लेकिन जो श्वासोच्छ्वास क्रिया होता है जिसको हम सांस लेना सांस छोड़ना करते हैं, उसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। इस तरह बच्चों इसके अंतर को हम आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरी बात यह है, इसमें श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो श्वसन अंग होते हैं, जो श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, यानी श्वसन क्रिया के लिए श्वसन अंग जैसे नाक, नासापुहा, वायुनली, कंठ, फेफड़े, श्वसनिकाएं, ये जब श्वसन अंग जिससे मिलकर श्वसन तंत्र बनता है, इसकी आवश्यकता श्वसन के लिए नहीं है, क्योंकि इसको कोशिका के अंदर होने वाली घटना है। जिसके अंदर श्वसन अंग है या श्वसन अंग नहीं है, सब में श्वसन क्रिया सभी सजीव कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया होती है। लेकिन बच्चों जो श्वासोच्छ्वास होता है सभी कोशिका के अंदर, सभी मतलब जीवों के अंदर नहीं होता है। जिन जीवों में श्वसन अंग विकसित होते हैं, श्वसन अंग होते हैं, उन्हीं में श्वासोच्छ्वास होता है। तो मानव के बारे में आपने पढ़ा कि मानव में श्वासोच्छ्वास है, क्योंकि पानी मानव एक पूर्ण विकसित प्राणी है जिसमें पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र पाए जाते हैं और उसके द्वारा श्वास मतलब ये श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है। तो इसमें ये श्वसन अंगों की आवश्यकता उसके बगैर नहीं हो पाएगा। इस तरह बच्चों दोनों में श्वसन और मतलब श्वास में आसानी से अंतर आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं।